जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विज कंसेप्ट में। तो हम इतिहास में पढ़ रहे थे 6 क्लास की एनसीईआरटी हमारे अतीत, जिसमें आज आप अध्याय 9 में आ गए हैं, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। आज हम देखेंगे कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद उत्तर भारत में ऐसे संपूर्ण भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य थे जिनका उदय हुआ। तो आपके इस अध्याय में जो चीज़ आज दी गई है हम उसका वर्णन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे प्रशस्तियों के माध्यम से, यानी कि प्रशंसा के माध्यम से इतिहास की जो भूमिका है हम उसे कैसे समझ सकते हैं। प्रशंसा में इतिहास को आज इस अध्याय में बताया गया है। तो इसके पहले कि चैप्टर शुरू हो, आप अपना देख लीजिए अपने एक बार लेसन को। ये है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे प्रशंसा के माध्यम से, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो आने वाले टाइम में हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो गुप्ता डायनेस्टी है, गुप्त साम्राज्य, जिसमें क्या होता था, अब राजा मौर्यकालीन जैसे पराक्रमी या ऐसे सम्राट अब नहीं होंगे कि जिनकी जो शक्ति के आधार पर वो अपना साम्राज्य बना सकें। अब राजा पराक्रमी तो हैं, लेकिन उसके अलावा उनके पास अब क्या होगा कि अब वो छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे राजा को मिलाने के लिए, उनके ऊपर एक छत्र शासन करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनको सामंत, एक तरीके की सामंती एक व्यवस्था का उदय गुप्त साम्राज्य में होता है, जिसमें आप देखेंगे कि राजा भूमि का दान करते हैं और जिसको भूमि दी जाती है वो स्वच्छंद उस पे राज करता है, यानी कि वो कर भी लगा सकता है, सेना भी रख सकता है और अपनी एक तरीके से अपने आप को राजा के सामने अच्छा दिखाने के लिए या फिर वो ये बताने के लिए कि हमारा विश्वास राज्य में है, वो क्या करते थे, उनके साथ बैठ जाते थे और उनके दरबार में उनके प्रतिनिधि बैठा करते थे। यही हुआ गुप्त साम्राज्य में। तो अब हम देखेंगे कि प्रशस्तियां, और हमें यहाँ पर एक तरीके से ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताना है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, सिर्फ वही बताना है जो कि आपके अध्याय में लिखा हुआ है। इसके आगे जब अब आप बड़ी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में वहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए, प्रशस्तियाँ, जिसमें पहली जो बात है वो है समुद्रगुप्त, यानी कि एक प्रयाग में अशोक का स्तंभ पाया गया था, इलाहाबाद स्तंभ जिसको कहते हैं या प्रयाग स्तंभ। उसमें वो अशोक का था, उसमें अशोक ने भी अपने कुछ नियम कानून अभिलेख वगैरह लिखवाए थे। उसी स्तंभ पर हरिशेन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ऐसा बाद में आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में समुद्रगुप्त हो गए, यानी कि जो चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य हो गया। आगे आप और भी देखेंगे, हर्षवर्धन को देखेंगे। इनके राज्य में क्या होता था कि दरबार हुआ करता था, उसमें नवरत्न, जैसे कि ये मैं तो संख्या आपको उदाहरण के लिए बता रही हूँ, जिसमें आप अकबर को भी आगे देखेंगे, उनके भी राज्य में 9 रत्न में टोडरमल और बड़े बड़े बीरबल ये सब राजा रहते थे। ऐसे ही ऐसे प्रबुद्ध लोग जो कि बुद्धिमान हो, कवि हो, ज्ञानी हो, ऐसे लोगों को वहाँ पर रखा जाता था। तो ये उनके नवरत्न कहलाते थे। ऐसा ही कुछ गुप्त साम्राज्य में भी था। तो अब हम देखेंगे कि वो जो उनके जो कवि और इतिहासकार जो उनके संरक्षण में रहते थे वो राजा की प्रशंसा करते थे। आज आप देखेंगे कि मजाक में भी कह दिया जाता है कि दरबारी हो क्या, मतलब कि दरबार में रहने वालों को अशर्फियाँ मिलती थी, मुद्राएं मिलती थी अगर वो प्रशंसा करते थे राजा की।
तो एक तरीके से हम इसे इतिहास का स्रोत भी मान लेते हैं कि उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी कहा होगा, तब भी कुछ तो उसका आधार रहा होगा, तो हम उन्हें इतिहास का स्रोत भी मान लेते हैं। तो इसी तरीके से हरिसेन भी समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, जिसमें उन्होंने उस स्तंभ में कविता के रूप में क्या लिखा है, प्रशंसा लिखी है समुद्रगुप्त की। और वो कहते थे कि समुद्रगुप्त को हराना नामुमकिन था, और बाद में अंग्रेजों ने भी उसी के आधार पर समुद्रगुप्त को कहा कि वो भारत के नेपोलियन हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे समुद्रगुप्त की जो प्रशंसा की है, उन्होंने ये भी बताया है कि जब समुद्रगुप्त का जो शरीर था उस पे तमाम घाव के निशान थे, तो ये सारे जो निशान थे वो उनको किसी भी प्रकार की कुरूपता नहीं, बल्कि एक शौर्य का प्रतीक थे, एक तरीके के आभूषण के रूप में वो कार्य करते थे उनके शरीर पर। समुद्रगुप्त बड़े ही बलवान और प्रतापी राजाओं में से एक थे। तो अब हम आपको बताते हैं कि प्रशस्तियों के माध्यम से कहाँ कहाँ क्या बताया गया। एक बार आप उसको फॉर्म में लिख लीजिए, उसके बाद एक एक पर चर्चा कर देंगे। तो चलिए, प्रशस्तियां। प्रशस्तियां यानी कि प्रशंसा, इसे कह सकते हैं। किस किस राजा के लिए आपके चैप्टर में बात हुई है, बस आप उसका ही नाम लिखिए। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इनकी प्रशंसा की इनके कवि हरिसेन ने, और ये वहां के मंत्री भी थे दरबार में, हरिसेन। फिर बारी आती है हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन, बाणभट्ट, बाणभट्ट, इन्होंने हर्षचरित्र लिखा था। हर्षचरित्र। अब बारी आती है पुलकेशिन, स्तुति की, जिनके बारे में उनके विद्वान रवि कीर्ति ने लिखा था। तो हमने आपको समुद्रगुप्त के बारे में बताया, जिसमें हरिसेन के अनुसार क्या है कि समुद्रगुप्त के, आप इनकी कुछ वंशावली उन्होंने बताई है। एक तो बताया है कि समुद्रगुप्त के पिता कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। और इनकी माँ का नाम आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमार देवी। ऐसा कहते हैं कि जो गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत थे, एक तरीके से कुषाणों के राज्य में रहते थे। और जब अशोक का यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन का एक तरीके से पतन होने लगा, तो कुषाण, उसके बाद वहां पर कई आक्रमण हुए यूनानी, उसी में अंतिम जो थे वो कुषाण थे, और कुषाणों के ये लोग सामंत थे, गुप्त, जिसमें
सबसे जो कहा जाता है कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन इनका जो माना जाता है इनके पिता समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और एक तरीके से हमने आपको पहले भी इतिहास में बताया था कि इतिहास में अपने राज्य का विस्तार करने की ये एक राजनैतिक विवाह की नीति हुआ करती थी, जिसमें विवाह के माध्यम से राज्य का विस्तार भी होता था और उसकी सुरक्षा भी होती थी, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम का नाम है। अब बार आप ये सोचेंगे कि चंद्रगुप्त क्यों हम कह रहे हैं, चंद्रगुप्त तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य को हमने पढ़ा है। लेकिन बात है कि कोई कोई व्यक्तित्व तो ऐसे जन्म ले लेते हैं जिनका नाम प्रसिद्ध हो जाता है, और एक तरीके की वो उपाधि के स्वरूप में भी आप कह सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं और चंद्रगुप्त जिनकी बात हो रही है प्रथम, वो अलग हैं। प्रथम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को आप ना समझे, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम और माता कुमार देवी। तो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम ने भी क्या किया था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये बड़ी बड़ी उपाधियां ये लोग धारण करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि जब श्रीगुप्त हुआ करते थे, मैंने आपको कहा कि इनकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, तो श्रीगुप्त ने अपने और सामंतों को इकट्ठा किया रहा होगा और उनमें श्रेष्ठ बनने के लिए भी उन्होंने प्रयास किया रहा होगा। तो वही वैदिक काल की जो पुरानी बातें आपको हमने बताई थी कि राजा क्या करते थे, यज्ञ करते थे। जब शक्ति नहीं होती और सेना नहीं होती, उतना पराक्रम उनके पास नहीं रहता है। हमने कहा था कि सेना राजा की रीढ़ की हड्डी होती है, और अगर उसकी कमी हो जाए तो फिर से धर्म का सहारा लेना पड़ता है। तो राजा ने फिर से धर्म का सहारा लिया और बड़े बड़े यज्ञ करने शुरू हो गए। तो गुप्त काल में बड़े बड़े यज्ञ किए राजाओं ने और बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। इसी काल में पुराण भी लिखे गए। पुराणों का भी एक तरीके से महत्व इसमें बताया जाता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवताओं का वर्चस्व हुआ। तो एक तरीके से इसमें राजा खुद को दिखाना चाहते थे, और यहाँ पर अब राजा ईश्वर तुल्य हो गए, भगवान के बराबर हो गए, स्वयं को वो ईश्वर भी कहने लगते थे। और वो इसमें राजा को कवि बताया गया है, विद्वान बताया गया है। ऐसा कुछ कहा गया है कि राजा सिर्फ और सिर्फ योद्धा ही नहीं होते थे, बल्कि वो ज्ञानी भी होते थे, कविताएं भी करते थे। और यहाँ तक कि समुद्रगुप्त को एक उनकी मुद्रा में वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। इसका मतलब कि वो कई कलाओं में पारंगत थे। तो इससे क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त को ऐसा दिखाया गया है कि राजा सिर्फ पराक्रम ही उसका एक तरीके से गुण नहीं है, और भी कलाएं उन्हें आनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें राजा का एक तरीके से संस्कार आप कहना चाहेंगे कि उनको और उच्च दिखाने के लिए ये सब होने लगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जैसा केंद्रीकृत सत्ता जो थी, जो शासन था, वो अब नहीं था। अब बहुत चंद्रगुप्त प्रथम के काल में उतना अब नहीं रह गया था। तो इसीलिए उसको बनाने के लिए कि हम राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, उपाधियां धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसी को आगे समुद्रगुप्त ने भी धारण की थी। लेकिन समुद्रगुप्त बहुत ही पराक्रमी राजा थे, और उन्होंने क्या किया था, युद्ध के और विवाह दोनों की नीति अपनाई थी। युद्ध के कारण उन्होंने एक तरीके से, उन्हें नेपोलियन इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे राजाओं को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और यहाँ हरिशेर की जो बताने वाली बात यह है कि उन्होंने एक तो पहले वंशावली के बारे में बताया हरिशेर ने, आप यहाँ पर लिख लीजिए। एक तो हरिशेर ने बताया कि वंशावली जो सूचना देती हैं क्या थी, वंशावली। और दूसरा समुद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ कहाँ था, कि जो उनका राज्य था एक तरीके से कि कितना था, कितने प्रकार का था, राजाओं जो उन्होंने राज्य का विस्तार किया था, राज्य विस्तार वो कितने प्रकार का था।
ये बताया। तो वंशावली में तो आपने देख लिया कि पिता चंद्रगुप्त और माता कुमार देवी समुद्रगुप्त की, और बेटा, इनके बारे में भी सूचना मिलती है, जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में ज्यादा जो एक तरीके से बातें हुई हैं वो समुद्रगुप्त के बारे में कही गई है, क्योंकि हरिसेन उनके दरबारी थे। फिर अब आप देखेंगे कि कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि समुद्रगुप्त को जो नेपोलियन हम लोग कह रहे हैं, वो किस आधार पर, उन्होंने क्या नीति अपनाई कि साम्राज्य को बड़ा कर लिया। एक, ऐसा कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी से लेके अरब सागर तक इनका राज्य चलता था, और लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर भारत के इनका शासन चलता था। तो ऐसा इन्होंने क्या किया, ऐसी कौन सी नीति अपनाई जिससे कि विस्तार हो सका। तो अब आप देखिए ऐसा क्या किया था। हम आप चाहें तो इसे मैप में भी देख सकते हैं। जो आपकी बुक है इसी में देख लीजिए, मैप में ही समझा देते हैं। हमने आपको एक बार मैप को पढ़ना सिखाया था। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे, एक तो देखिए 4 प्रकार के, इसी पे लिख लीजिए, 4 प्रकार के इनके राज्य हैं। वो कैसे, कौन कौन से, पहले कौन से राजा हैं, यहाँ आप चाहें तो लिख भी लीजिए इसको। पहला प्रकार, पहले तो आर्यावर्त, आर्यावर्त देखिए यहाँ पर आप, आर्यावर्त, ये जो ग्रीन ये दिख रहा है आपको, ये आर्यावर्त, ये वाला पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, इस, ये देखिए, इसको क्या किया इन्होंने। इसके पहले आप सोचिए कि अगर कोई भी उत्तर भारत की गद्दी पर बैठता है तो उनको गुजरात जाना है, और इधर बंगाल, दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ के व्यापार पर, जो कि मैंने आपको याद होगा पहले बताया था कि जो हमारा व्यापारिक मार्ग है उस पर नियंत्रण करना सबसे पहली प्राथमिकता होती थी राजाओं की। तो उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या करना होगा, उन्हें गुजरात जाना होगा। गुजरात पर के व्यापार वाणिज्य पर अगर नजर रखनी तो वहां तक अपना राज्य फैलाना होगा। इधर बंगाल जाना होगा, ठीक है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, और यहाँ से हमने आपको बताया था जो दक्षिणा पथ है वहां पर जाने के लिए बीच में जो ये हिस्सा है दक्कन का, इसको भी पार करना पड़ता था। तो समुद्रगुप्त ने वही नीति अपनाई जो अशोक ने अपनाई थी। बस दोनों में अंतर यह है कि अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी, वो अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं चाहते थे। लेकिन समुद्रगुप्त के साथ ऐसा नहीं था, उनका ये था कि हमें बस किसी भी तरीके से कब्जा करना है। लेकिन उन्होंने इतनी समझदारी दिखाई कि इनको इनको हरा करके अपने राज्य में मिला लिया। और सीधी सी बात है, अगर समुद्रगुप्त यहाँ है और उन्हें यहाँ जाना है दक्षिण में, और अगर वो यहाँ से यहाँ आए तो अगर यहाँ सिंहासन छूट गया तो जो आसपास के राजा हैं वो उस पर कब्जा कर लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने इसको, इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए आर्यावर्त के राजाओं को हराकर उनको अपने अधीन कर लिया, पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया राजाओं का। तो वो वहां के एक छत्र शासक बन गए। तो पहला तो ये था, बाकी को आप मिटा लीजिए।
तो ये तो हमने समझाने के लिए आपको किया था। पहले प्रकार का ये रहा, यहां लिख लीजिए फर्स्ट। अब बारी आती है दूसरे प्रकार के कौन से राज्य थे। दूसरे प्रकार के राज्य में दक्षिण के शासक थे। दक्षिण के शासक थे जिनको इन्होंने क्या किया, समर्पण की नीति अपनाई। समर्पण की, देखिए अब आप मैप में देखिए, ये जो राज्य हैं ये वाले, यहां पर इनको समर्पण की नीति अपनाई कि इन पर आक्रमण किया और कहा कि आप हमारे अधीन हो जाइए और हमें समर्पित अपने आप को कर दीजिए। तो इन्होंने ऐसी वाली नीति यहाँ पर अपनाई। अब बारी आती है दूसरे प्रकार के जो राज्य आपने देखे। अब तीसरा कौन सा था, यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया दूसरा। अब है तीसरे प्रकार का, इसमें कौन है, इसमें है पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य, ये देखिए इनसे क्या काम उनको रहता था कि उपहार लेते थे और उनके शासकों को कहते थे कि आप जो है हमारे दरबार में आकर के अपना प्रतिनिधि स्वीकार कीजिए हमारी। तो एक तरीके से हमारी अधीनता स्वीकार करें, हमें उपहार दे, भेंट दे, ये लोग भेंट देते थे। तो ये एक तरीके से इनके राज्य के अधीन हो गए। और अब अंतिम कौन सा है, इसमें जैसे कि असम है, तटीय नेपाल, ये सारे सारे वाले राज्य आते थे। अब आप देख लीजिए अब कौन सा बचा, तीसरे प्रकार के हो गए। अब बारी आती है चौथे प्रकार के राज्य। चौथा प्रकार, ये बाह्य इलाके थे, बाह्य इलाके। ये देखिए, ये देखिए आप, ये नीले रंग का, इस इनमें क्या होता था, इन्होंने विवाह के माध्यम से इनसे संबंध स्थापित किया। इनकी जो बेटियां थी इनके इन राजाओं की, उनसे विवाह किया किसी प्रकार से और संबंध स्थापित किया। तो इससे क्या होता था कि अब समुद्रगुप्त अपराजेय हो गए, उनका पूरा शासन यहाँ पर चलने लगा। ठीक है, तो हरिसेन ने ये सारी बातें अपनी इस प्रशस्ति में बताई है। तो अब आपने देख लिया मैप के माध्यम से, मैप में आपने देखा। तो अब हम चलते हैं हर्षवर्धन की तरफ। प्रशस्तियों के बारे में बात हो रही है, समुद्रगुप्त के बारे में हमने आपको बता दिया कि समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन ने क्या बातें कही थी। अब बारी आती है हर्षवर्धन की, जिसमें कि गुप्त डायनेस्टी के बाद हर्षवर्धन की का साम्राज्य स्थापित होता है। उसमें ऐसा बताते हैं कि जो हर्षचरित में है उसमें उन्होंने लिखा है, बाणभट्ट ने, कि हर्षवर्धन भी बहुत ही पराक्रमी राजा थे। उनका जो शासन था, 2
उनके जो पावर एक तरीके से राजधानियां हुआ करती थी। एक तो उनकी थी थानेसर, यानी कि हरियाणा में, जिसमें वो स्वयं राज्य करते थे। दूसरी थी उनकी बहन के यानी कि उनके बहनोई का शासन चलता था कन्नौज में, वहां पर वो शासन करते थे। तो इससे क्या हुआ कि अचानक से एक बार कन्नौज में जो उनके बहनोई थे उनकी मृत्यु हो गई। और अचानक से क्या मृत्यु हुई, बंगाल के शासक ने उनको एक तरीके से उनकी हत्या कर दी, आक्रमण कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो उनकी बहन थी उन्होंने उनको बुलाया, हर्षवर्धन को, कि उनकी सहायता के लिए। फिर हर्षवर्धन ने, ऐसा बताते हैं, ऐसा उन प्रशस्ति में भी लिखा है, यानी कि उनकी जो चरित्र है उसमें भी लिखा है कि उन्होंने उन पर उनकी सहायता भी की और उनके राज्य को एक तरीके से अपने राज्य में मिला लिया। अब वो कन्नौज में भी शासन करते थे और थानेसर में भी शासन करते थे, दोनों तरफ हर्ष का एक तरीके से शासन चलता था। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिख लीजिए, हर्षवर्धन। इसमें हर्षचरित्र, ये किसने लिखा, बाणभट्ट ने। इसी में एक घटना, एक तो आप लिख लीजिए कन्नौज, इससे याद रहेगा आपको, और थानेसर। ये देखिए, एक तो बताया बाणभट्ट ने, ठीक है, और दूसरा हमें पता चलता है इनके बारे में, यहाँ लिख लीजिए, फैन सांग। इन्होंने भी बताया, ये चीनी यात्री थे और बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने भारत भी आए थे, और इनका सम्मान हर्ष बहुत करते थे। और इन्होंने भी बताया कि हर्षवर्धन एक पराक्रमी राजा थे और बड़े ही दानी स्वभाव के भी थे। इन्होंने अपने शासन काल में बड़ी बड़ी बौद्ध एक तरीके से समागम या मीटिंग्स बुलाई, और कहते हैं कि एक बार इन्होंने बहुत बड़ा आयोजन भी किया था, जिसमें उस वक्त हमने आपको बताया था कि जब कई धर्म उस वक्त भी हो गए थे, यानी कि बौद्ध धर्म था, शैव धर्म था, जैन धर्म था और वैष्णव धर्म था, इन सब धर्मों में एक तरीके से थोड़ी थोड़ी कंपटीशन भी हुआ करती थी। तो इसी सब चलते हर्षवर्धन ने जो आयोजन किया था, उसमें कहते हैं कि एक भगदड़ और आगजनी की भी घटना वहां पर हो गई थी। तो हर्षवर्धन के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है, बाणभट्ट से और श्वेंत्सांग से। और एक बात और इनके बारे में, जो आपकी बुक में जितना लिखा है हम उतना ही बता रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो फिर डायनेस्टी पढ़नी पड़ेगी और वो अभी में इतना लेवल हाई है नहीं। अब एक घटना बताते हैं, कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर। कौन सी, पहले लिख लीजिए फिर बात करते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ऐसा बताते हैं कि हमने आपको बताया था कि जब मौर्य वंश का एक तरीके से पतन हुआ, आप चाहे तो एक मैप यहाँ पर थोड़ा सा रफली बना लीजिए, तो बार बार आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी।
तो आपको इनके संबंध समझ में आ जाएंगे। यहां पर तो देखिए, आपने देखा एक तरीके से गुप्त शासन है। फिर आप देखेंगे यहीं पर आने वाले समय में हर्षवर्धन राज्य करते हैं। और इस क्षेत्र में, दक्कन के क्षेत्र में, यहाँ पर सातवाहन, हालांकि शुंग, कण्व, ये सब भी डायनेस्टी थी इसके पहले, सातवाहन के पहले, लेकिन अभी इनको समझने के लिए आप सातवाहन का नाम ध्यान रखिए। सातवाहन। फिर आगे चल के इसी में चालुक्य डायनेस्टी आती है। यहीं पर चालुक्य, इनका गुजरात और आज के महाराष्ट्र में लगभग इनका शासन चलता था। तो पुलकेशिन द्वितीय कहते हैं कि चालुक्य के सबसे प्रतापी राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने क्या किया कि इनका शासन था, लेकिन हर्षवर्धन को, मैंने बताया था कि बंगाल से लेकर के पूरा कन्नौज तक का उनका राज्य स्थापित हो गया था। अब वो दक्षिण की तरफ आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने समुद्रगुप्त की नीति तो अपनाई नहीं और ना ही अशोक की नीति अपनाई। तो वो नर्मदा नदी को पार करके चालुक्य, अब जो अगला साम्राज्य था चालुक्य का, वहां पर वो आक्रमण उन्होंने कर दिया। लेकिन चालुक्य ने फिर क्या किया, उन्होंने उन्हें पराजित कर दिया, हर्ष को। पुलकेशिन द्वितीय ने, कहते हैं नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। तो उससे क्या होता है कि अब हर्ष का जो शक्तिशाली, जो उनका जो एक तरीके से राज्य था, वो थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगा इस आक्रमण के बाद। और आपकी किताब में लिखा भी है कि हर्ष का मतलब होता है प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के इस आक्रमण के बाद वो जो उनका खुशी का जो एक अर्थ होता है नाम का, वो बदल गया। और बहुत ही एक तरीके से हर्षवर्धन का काफी नुकसान हुआ। तो इससे क्या हुआ, दोनों साम्राज्यों में एक तरीके से पतन की स्थिति शुरू हो गई। तो ये जो चालुक्य नरेश ने उन्हें हरा दिया। तो आपके हर्षचरित में ये ऐसा बाणभट्ट ने बोला है। ठीक, आपने प्रशस्ति के माध्यम से देख लिया। अब देखिए पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमने आपको यहीं पर बता दिया है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के मैंने बारे में आपको बताया। अब यही सारी बातें रविकीर्ति ने इनका वर्णन किया है कि कैसे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। तो आपने देखा कि कैसे हमने बताया कि प्रशस्ति के माध्यम से, यानी कि प्रशंसा में जो इतिहास छुपा हो, यही आपके चैप्टर में बताया गया है कि इनको हम एक तरीके से ऐतिहासिक स्रोत भी मानते हैं, कि इतिहास का स्रोत है, हम मान सकते हैं, जो उन्होंने रचा उसके बारे में। और जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ था, हमने बताया था प्रयाग स्तंभ, वहां पर भी आपने देखा कि प्रशंसा के माध्यम से इतिहास को कैसे बताया जा रहा है। तो आपने देखा कि हमने बताया किसके किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, फिर हर्षवर्धन के बारे में, और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। ये पूरी जानकारी नहीं है, ये जानकारी उतनी है जितना कि प्रशंसा के माध्यम से उनकी हुई है। बाकी की चीजें आगे आपको बताई जाएंगी चैप्टर्स में, जब आगे बताया जाएगा कि कैसे गुप्त डायनेस्टी का पूरा डिटेल, तो हम वहां पर आपको पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पर इतना ही बताया गया है आपको। ठीक है, तो अब एक चीज और देख लीजिए। दक्षिण उत्तर भारत में तो आपने देख लिया, आपने उत्तर भारत तो देख लिया। अब थोड़ा सा साउथ में आ जाते हैं। यहाँ पर तो यहाँ बता रहे हैं कि एक तो कृष्णा नदी, ये आप देख लीजिए, कृष्णा नदी, कृष्णा, और
जो उसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा। ठीक है, यहां पर इनको इनके बीच में कितने हिस्से में किसका आधिपत्य है? चालुक्यों का। अभी आप पुलकेशिन द्वितीय को देख चुके हैं। चालुक्य जिनकी राजधानी है ऐहोल, और पल्लव ये कावेरी तक। यहां पर कौन है? पल्लव। सातवाहन जो राज्य था वही दो हिस्सों में तो एक तरीके से बट गया था अपने पतन के समय पे, या आप कहें कि उसके खंडहर पर दो साम्राज्यों का उदय हुआ जिसमें चालुक्य और पल्लव थे। ठीक, ये दोनों आपस में भी लड़ते रहते थे, एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। तो आने वाले समय में क्या हुआ कि चालुक्यों को, आने वाले टाइम में क्या हुआ कि इनको राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूट ने रिप्लेस कर दिया और इनको चोलों ने रिप्लेस कर दिया। और आप देखेंगे कि ये जो एरिया है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का, कावेरी नदी का, यहाँ पर समय बदलता है, लेकिन जो एक तरीके से युद्ध है या दो जो साम्राज्य हैं वो हमेशा से टकराते रहते हैं। प्राचीन काल में आप देखेंगे कि यहाँ चालुक्य और पल्लव आपस में लड़ रहे हैं, फिर उनको रिप्लेस करके राष्ट्रकूट लड़ते हैं, चोल लड़ते हैं। फिर बाद में आप जब मध्यकाल में आएंगे तो आप देखेंगे कि विजयनगर और बहमनी राज्य भी आपस में लड़ रहे हैं। इलाका यही है, यही इलाका है। यानी इसका मतलब ये है कि इतिहास बदलता है हमेशा, और अपने इंटरेस्ट के लिए राजा हमेशा युद्ध करते रहते हैं। वहाँ का जो भूमि का संसाधन था, यानी कि आप देखेंगे जैसे कि गंगा यमुना दोआब में आपने देखा कि कैसे डायनेस्टी चेंज हो रही है, लेकिन जो भौगोलिक एरिया है वो यहीं पर है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इतिहास को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका वहाँ के भूगोल की होती है। तो जैसे कि गंगा यमुना का जो दोआब है, जो वहाँ का क्षेत्र है वो उतना ही उपजाऊ है, वहाँ भी कृषि की जो एक तरीके से बहुत अच्छी हो रही है, और वहाँ पर कर वगैरह भी अच्छे से मिलता है। वही सेम स्थिति यहाँ कृष्णा तुंगभद्रा दोआब में है, कावेरी नदी के किनारे है। यहाँ भी कृषि उतनी ही अच्छी हो रही है, और उस समय पर कृषि एक तरीके से बहुत बड़ा संसाधन थी। क्या, किस चीज़ की? अर्थव्यवस्था का एक तरीके से बड़ा हिस्सा कृषि से आता था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी इंटरेस्ट के लिए लड़ाई हो रही है। तो आप देखेंगे एक समय पे चालुक्य और पल्लव लड़ते हैं, फिर आने वाले टाइम में राष्ट्रकूट लड़ते हैं और चोल लड़ते हैं आपस में, एरिया वही है। फिर बहमनी और विजयनगर, ये भी आप देखेंगे। तो आपने आज इस चैप्टर में इतना कुछ आपने देख लिया। तो अब इसका जो अगला जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है वो अपने अगली क्लास में देखेंगे। और तब तक के लिए आप ये चैप्टर पढ़ लीजिए, और बेहतर ये होगा कि आप इसे मैप के हिसाब से पढ़िए। जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे समुद्रगुप्त को मैप पर आप उसको उनको पोस्ट करिए और मैप के ऊपर उन्हें पढ़ लीजिए बस। और साउथ के जितना आपको बताया गया है उतना ही पढ़ लीजिए, और ये एक तरीके से फ्रेमिंग कर लीजिए जैसा हमने आपको बताया, उसको आप नोट्स में बना लेंगे तो एक पेज में वो खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, आपने यहाँ तक पढ़ा, और आने वाले चैप्टर में बस ये आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी भी ख़त्म होने वाली है। तो तब तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।